जी, तो जनाब आज जो है वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। ठीक है जी, शॉर्ट टर्म फाइनेंस हमने देखा था कि कितनी मुद्दत के लिए होता है जी, कि 12 महीनों से कम टाइम पीरियड के लिए। तो इसके जो बेनिफिट्स हैं जी, लेस इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है जी। अब मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट इसका दे दूं कि जाहिर सी बात है, जब आप एक बंदे को अमाउंट दे रहे होंगे, लेट्स सपोज 1 लाख रुपए, तो अगर तो आप 6 महीनों के लिए दे रहे होंगे, तो आप जाहिर बात है, आपको पता है 6 महीने के बाद मेरे पैसे वापस आ जाएंगे, तो आप हो सकता है 5% के हिसाब से सूद चार्ज कर रहे हो, या इंटरेस्ट जिसे कहते हैं। और अगर वही 1 लाख रुपए आपका 3 साल के लिए जा रहा हो, तो जाहिरी सी बात है आपकी कोशिश होगी कि फिर मैं भी जो है वो ज्यादा इससे कमाऊं। तो फिर पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है जी, कि आप 5% की बजाय उससे जो है वो 10% चार्ज करें। ठीक है जी, क्योंकि जाहिर बात है, अगर आप कम टाइम पीरियड के लिए दें, 6 महीने के लिए देते हैं उसे पैसे, तो वो 6 महीने के बाद जब आपके पास वापस आएंगे, तो आप उसे कहीं ना कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो 1.5 2 साल जो एक्स्ट्रा अगर आप देते हैं, तो उतने टाइम में फिर आप इस तरीके से ज्यादा कमा लेंगे। ठीक है जी। यानी कि मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, 6 महीने के लिए दिए पैसे वापस आ गए, आपने कहीं और इन्वेस्ट करके पैसा कमा लिया। लेकिन अगर 2 या 3 साल के लिए दिए हुए हैं, तो फिर तो आपका पैसा तो बाउंड पड़ा हुआ है ना वहां पे। तो फिर आप अल्टीमेटली कोशिश करेंगे कि आपने जो कसर 6 महीनों के वाले तरीके में कहीं और इन्वेस्ट करके फिर निकालनी थी, तो वो फिर आप इंटरेस्ट रेट के अंदर उसको किसी ना किसी तरीके से एडजस्ट करके कमा रहे होंगे। ठीक है जी। तो लेस इंटरेस्ट अमाउंट, वो कहता है कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस यानी कि 12 माह से कम पीरियड पे जो के लिए जो लोन दिया जाता है, एज देयर आर सॉरी एज दीज आर टू बी पेड ऑफ इन अ वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड विद इन अबाउट अ ईयर। ठीक है जी। वो कहता है कि क्योंकि इसकी मुद्दत कम होती है, द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट अंडर इट विल बी लीस्ट एज कंपेयर टू लॉन्ग टर्म लोन्स विच टेक मैनी ईयर्स टू बी पेड ऑफ। क्योंकि वो कहता है कि इसे जो है ना वो हमने 12 महीनों से कम के टाइम पीरियड में वापस कर देना होता है। तो लिहाजा यहाँ पे इंटरेस्ट भी कम चार्ज किया जाता है, किसके मुकाबले में, अगर जो आपने 1 लाख रुपए लिया हुआ था उसको ज्यादा टाइम पीरियड के बाद वापस करना है। वही जो मैंने आपको पहले एग्जांपल बताई है कि 6 महीनों के लिए आपने उधार लिया और 3 साल के लिए उधार लिया। द लॉन्ग टर्म लोन टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट माइट बी मोर देन द प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है जी। हाँ, वो क्या प्रिंसिपल अमाउंट क्या होती है, वही जो 1 लाख रुपए आपने किसी से उधार लिया था, और टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट जो उस पे हम सूद दे रहे होते हैं। ठीक है जी। तो उसकी जो अमाउंट है, क्यों किस तरह ज्यादा हो सकती है, आप कहेंगे है दिमाग खराब है, कैसी बातें करी जा रहा है ये बंदा। तो भाई जाहिर सी बात है, जब आपने 3 साल के लिए 1 लाख रुपए लिया हुआ है, ठीक है जी, तो 1 लाख रुपए के ऊपर लेट सपोज आप दे रहे हो 20%। चलो, एनुअली नहीं, मैं सालाना की बात नहीं करता। ठीक है जी। मैं जो है ना वो बात कर लेता हूँ हर 6 महीने की। हर 6 महीने के बाद आप इस पे सूद कितना दे रहे हो, 20,000 रुपए। ठीक है जी। तो साल में यानी कि 2 बार देना पड़ेगा, तो साल का कितना सूद हो गया, ये हो गया 40,000 रुपए, और 3 साल का सूद कितना बनेगा, 1,20,000 रुपए। तो ये फिर इससे ज्यादा हो गया। तो सूद कम बनता है या ज्यादा बनता है, इसका डिपेंड किस चीज पे होगा, जिस रेट के अकॉर्डिंग आप इंटरेस्ट या सूद पे कर रहे होंगे। ठीक है जी। अच्छा जी। उसके बाद है डिसबर्स्ड क्विकली, द रिस्क इन्वॉल्व इन डिफॉल्टिंग ऑफ लोन पेमेंट इज लेसर देन दैट ऑफ द लॉन्ग टर्म लोन एज दे आर हैविंग अ लॉन्ग मेच्योरिटी डेट। अब भाई वही मिसाल ले लेते हैं, 1 लाख रुपए आपने 6 महीने के लिए दिया, 1 लाख रुपए आपने 3 साल के लिए दिया। जाहिर सी बात है, 6 महीने बहुत एक मिनिमल टाइम कह लें, शॉर्ट पीरियड है। इसके अंदर फिर भी आप एक बंदे के ऊपर जो है ना वो फोकस कर सकते हैं कि कहीं वो आपका पैसा लेके भाग ना जाए। तो अब 3 साल तो आप उसके ऊपर नजर रख के नहीं ना बैठ सकते, जाहिर सी बात है। तो इसमें जो है ना वो अगले बंदे के पैसे लेके गायब होने का चांस ज्यादा होता है, अगर आप ज्यादा मुद्दत के लिए दे रहे हैं तो। As a result, it takes lesser time to get sanctioned the short-term loan as their maturity date will be shorter. अच्छा जी, it takes lesser time, कम वक्त लगता है। जाहिर सी बात है, आपने कहीं से भी लोन की अप्रूवल करवानी है, सैंक्शन किसे कहते हैं, अप्रूवल होता है, इजाजत लेनी है। मैं आपको मिसाल देता हूं, आप चले गए
मिसाल के तौर पे यूबीएल में चले गए, ठीक है, आपने कहा जी कि मुझे जो है ना वो 10 महीनों की मुद्दत के लिए लोन चाहिए, ठीक है, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, वो अपना जो ड्यू प्रोसेस होगा वो जरूर करेंगे, लेकिन लेकिन उतनी ज्यादा वो आपसे गारंटीज नहीं लेंगे, ठीक है जी, जितनी के आप उन्हें कहोगे जी मुझे मिसाल के तौर पे वही 3 लाख चाहिए लेकिन 3 साल के लिए चाहिए, ठीक है जी, तो हर चीज को उन्होंने यानी कि सोच समझ के स्टेप लेना होता है बैंक ने भी, ताकि कल को वो आपसे पैसे रिकवर भी करा सके। तो जो छोटी मुद्दत के लिए आप उधार लेंगे ना, ठीक है, तो वो ज़ाहिर सी बात है उसके लिए इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा, इजीली उसकी इजाज़त मिल जाएगी। आपके पास ही कोई आ जाए कि मुझे जो है ना वो 20,000 रुपए दे दें यार, मैं आपको 1 हफ्ते के बाद वापस कर दूंगा, तो आप थोड़ा सा कम सोचेंगे, चलो यार कोई नहीं 1 हफ्ते बाद दे देगा। अगर आपको वही कहे कि यार मैं आप मुझे 20,000 रुपए दे दो, मैं आपको जो है ना वो तकरीबन 2 साल के बाद दूंगा, तो आपका दिल कभी भी नहीं मानेगा उसे पैसे देने के लिए। अगर लेट्स सपोज बहुत ज्यादा मजबूरी भी हुई तो फिर भी उससे पहले आप 1000 दफा सोचेंगे। उसके बाद है जी, दस वन कैन गेट द लोन सैंक्शनड एंड फंड डिसबर्स्ड वेरी क्विकली, ठीक है जी, लोन की इजीली इजाजत मिल जाती है और फंड डिसबर्स्ड वेरी क्विकली, यानी कि डिसबर्समेंट होती है, यानी कि प्रोवाइड कर देना आपके लेवल तक के लिए काफी है। लेस डॉक्यूमेंटेशन, वही बात जो मैंने अभी बैंक वाली की है भाई, कि इसमें जो है ना वो उस लेवल की, जब आप बड़े लेवल का लोन लेना चाहते होंगे तो फिर आपको कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मेरी मुराद है कि जिसमें आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी, फला फला लंबी चौड़ी डिटेल सारी जमा करवानी पड़ती है अगर लॉन्ग टर्म लोन्स लेने हो, बड़ी अमाउंट्स लेनी हो, ठीक है। और अगर लेट्स सपोज आपने जो है ना वो थोड़े अरसे के लिए अमाउंट लेनी है, तो वो कहता है कि उतनी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती, एज इट इज लेस रिस्की, कम रिस्की। क्यों है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो शॉर्ट पीरियड है, आपको पता है कि यार 1 हफ्ते के लिए 20,000 रुपए लेने आया है तो किधर गायब तो नहीं ना हो जाएगा आखिर। The documents required for the same will also be not too much, making it an option for all to approach for short term loan। वो कहता है कि बहुत ज्यादा यानी कि डॉक्यूमेंट्स की, डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं होती। अब आप इजीली कह सकते हैं यार ये कैसी बात है कि जी कि 1 हफ्ते के लिए अगर 20,000 तो वो लेके तो भाग सकता है, नहीं। जो अगर बिजनेस लाइन में बात की जाए, ठीक है जी, बिजनेस लाइन की अगर बात की जाए तो वहां पे इस तरीके से होता है कि जितना ज्यादा टेन्योर होगा, हो सकता है बिजनेस पहले साल प्रॉफिट में आ रहा हो लेकिन दूसरे साल में जाके लॉस में चला जाए, बैंक करप्ट हो जाए, तो उस तरीके से चांस होता है कि फिर आपके पैसे भी साथ जिसे कह लें कि वो खराब खत्म हो जाएं, या जिसे कह लें कि वो हड़प हो जाएं। डिसएडवांटेजेस ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस क्या है जी? स्मॉलर साइज ऑफ फैसिलिटी एंड इंस्टॉलमेंट, ठीक है जी, हाँ ये है कि जो कम पीरियड के लिए आप ले रहे होते हैं ना, उसके अंदर वो कहता है जी कि स्मॉलर साइज ऑफ फैसिलिटी, छोटा साइज। छोटे साइज से क्या मुराद है जनाब? कि यानी कि आपको थोड़ी अमाउंट मिल रही होगी, ठीक है जी, और इंस्टॉलमेंट थोड़ी। मिसाल के तौर पे आप जो है ना वो लेट्स सपोज आपको सिर्फ 50,000 तक की अमाउंट मिल रही हो, ठीक है जी, और इंस्टॉलमेंट आपने इसकी देनी हो 25,000 करके या 20,000 करके, इस तरीके से, ठीक है। इसको पढ़ते हैं जी। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस इज दैट वन कैन गेट अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ लोन ओनली, ठीक है जी, कम पैसे यानी कि उधार की सूरत में मिलेंगे इसमें, एंड दैट टू विद शॉर्टर मेच्योरिटी डेट। सो द शॉर्टर मेच्योरिटी डेट, लेट्स सपोज कि जी 2 महीने के लिए दे सकता हूँ भाई, ठीक है, इससे ज्यादा के लिए नहीं। इसमें आप इस 2 महीने की यानी कि 31 जनवरी तक आपने जो है ना वो पैसे मुझे वापस करने हैं जो आपको मैं 20 दिसंबर को दे रहा हूँ, ठीक है जी, सो दैट बोरोअर वुड नॉट गेट बर्डनड विद बिगर इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर जो है ना वो ये भी है कि इसमें इंस्टॉलमेंट इस हिसाब से होगी, ठीक है जी, और कोई बहुत ज्यादा बर्डन नहीं है, बस ठीक है उसने ये नहीं टेंशन है जी कि वो हर महीने उसने इंस्टॉलमेंट देनी है। उसकी इंस्टॉलमेंट्स इस तरह शॉर्टली होंगी लेकिन थोड़ी बड़ी अमाउंट में होंगी, ठीक है जी। इट इज फिक्स्ड दैट द पीरियड ऑफ लोन विल बी लेस देन 1 ईयर। यही काम की चीज है यार इसमें अंडरलाइन करने वाली, बाकी कोई सच एज नहीं है, ठीक है। 1 साल से कम की मुद्दत के लिए ये लोन होगा। एंड इफ अ हाई अमाउंट ऑफ लोन इज सैंक्शनड, अगर बड़ी अमाउंट की इजाजत दी जाती है, द मंथली इंस्टॉलमेंट विल कम वेरी हाई, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन द चांस ऑफ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन विच विल अफेक्ट द क्रेडिट स्कोर एडवर्सली।
अच्छा, इससे क्या मुराद है? वो कहता है जी कि एक तो मैंने ये आपको बताया कि 50,000 इसकी 2 या 3 इंस्टॉलमेंट्स, अगर वो मंथली इंस्टॉलमेंट इसकी कर दें जी कि यार मैं जो है ना 6 महीने के लिए आपसे लोन लेता हूँ, ठीक है, तो मैं आपको ये इस तरह जो है ना, एक तो ये है कि या तो आपकी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ज्यादा हो, ठीक है। वो कहता है कि लेट्स सपोज अगर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट ज्यादा नहीं होती, ये जिस तरीके से आप कह लो कि ये बड़ी इंस्टॉलमेंट्स अगर पे करनी पड़ती हैं तो फिर उसके लिए मुश्किल हो जाता है देने वाले के लिए, और फिर उसमें ये होता है कि एंड वो घपला करके फरार हो जाए। High rate of interest. Another limitation of short-term finance is that there is generally a higher rate interest rate associated with short-term loans as opposed to long-term loans. However, it is acknowledged in most circumstances that a short-term loan is only an interim measure to refinance a more traditional long-term loan. अच्छा, इसमें ये बेनिफिट हो सकता है कि आप जो है ना वो शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले रहे हैं, तो नॉर्मल जो ट्रेंड है वो तो यही है कि आपको पता है कि 6 महीने के बाद पैसे वापस आ जाने हैं, ठीक है, तो आप जो है ना वो कम इंटरेस्ट रेट पे उसे दे रहे हो, ठीक है। तो अगर आप हैं कारोबारी जहन के बंदे, ठीक है, तो फिर जनाब आप कहेंगे कि मैं जो है, आप कहेंगे जी कि मैंने 6 महीने के अंदर अगर इसे 5,000 कमाना है, लेट्स सपोज लाख के पीछे, तो मैं इससे जो है ना वो 10,000 क्यों ना कमाऊं, क्योंकि उसकी मजबूरी है, उसने मिसाल के तौर पे गाड़ी ले रहा है, तो उसने तो हर सूरत मेरे से पैसे लेने ही लेने हैं, ठीक है, तो मैं इसकी मजबूरी का फायदा क्यों ना उठाऊं। तो अगर आपको पैसे देने वाला यानी कि लैंडर जो आपको उधार दे रहा है वो लालची किस्म का आदमी है, वो शातिर आदमी है, ठीक है जी, कारोबारी जहन का बंदा है, तो वो आपकी मजबूरी का फायदा उठा सकता है, ठीक है। तो फिर वो आपसे जो है ना वो जाहिर सी बात है, वो कहेगा कि अगर मैं इसे 3 साल के लिए 10 लाख दूंगा तो चलो उस पर तो मैं 5% भी ले रहा हूँ तो मुझे इंटरेस्ट आता रहेगा, लेकिन ये थोड़े अरसे के लिए मेरी पैसे को यूज कर रहा है, तो मैं इससे उस बराबर ही कैश क्यों ना निकलवा लूं। तो ये फिर डिपेंड करता है उस बंदे की नेचर पे। उसके बाद वो कहता है जी कि इंटरम मैयर टू रीफाइनेंस अ मोर ट्रेडिशनल लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है जी, कि हल वही जो मैंने बात की है कि वो मजबूरी है उसकी, ठीक है जी, कि उसने पैसे देने हैं, इस वजह से वो किसी से लोन पकड़ रहा है, तो बस इसी वजह से हो सकता है कि अगला बंदा जो है वो आपसे ज्यादा इंटरेस्ट या सूद चार्ज कर ले। उसके बाद है जी डेट ट्रैप। It can leave the business with no other option than to come into the trap of cycle to borrow, in which one continuous borrowing to repay the previous unpaid loan. In this cycle, the interest rate keeps on increasing and can terribly affect the business and its liquidity. अच्छा जी, इसके अंदर हो सकता है कि अगर जो है ना वो आपकी इंस्टॉलमेंट ज्यादा है, ज्यादा रेट भी आपसे चार्ज किया जा रहा है, तो फिर अक्सर एक वो कहता है कि एक साइकिल चल जाता है। वो साइकिल क्या चल जाता है जनाब, आपने ए से पैसे पकड़े, ठीक है, आपका बिजनेस उस तरीके से नहीं चल सका उन दिनों में, या कोई भी आपकी मजबूरी बन गई कि आप उसे नहीं पे कर सकते, फिर हुआ क्या, उसका टाइम पीरियड आ गया, आपने पैसे उसके वापस करने हैं, आपने बी से भी जाके उधार पकड़ लिया, बी से पकड़ के ए की जो भी अमाउंट बनती है उसे अदा की, ठीक है जी। फिर क्या हुआ कि बी के ए के भी थोड़े से रहते थे, बी का भी टाइम आ गया, अब ए के भी देने हैं, बी का भी टाइम आ गया, फिर आपने जाके सी से भी पैसे पकड़ लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक ऐसे झंझट में फंस जाते हैं कि ना आप ए के क्लियर कर पाते हैं, ना बी के, ना सी के, और अल्टीमेटली फिर आपको अपना कारोबार के एसेट्स बेच के पैसे अदा करने पड़ते हैं, ठीक है जी। तो अल्टीमेटली आपका कारोबार ठप हो जाता है। उसके बाद है जी एसेट लायबिलिटी मिसमैच, ठीक है जी, यहां से हो सकता है कि वो एमसीक्यू बना ले। किस तरीके से इसमें जो है ना वो, ठीक है, इसको रीड आउट कीजिएगा और इसके ये नाम याद रख लीजिएगा, हो सकता है कि जी एडवांटेजेस क्या है वो एमसीक्यू में पूछ ले। उसके बाद है एसेट लायबिलिटी मिसमैच किस तरह क्रिएट होता है। Funding long-term assets with short-term liabilities on the assumption of frequent renewals of short-term debts creates high risk of default due to sudden
illiquid market conditions as resulted in 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने जो है ना वो 30 मिलियन की जनाब जो है ना वो कह लो जी के प्राडो निकलवा ली, कुछ भी एज्यूम कर रहा हूँ मैं। आपने कोई एसेट खरीद लिया 30 मिलियन रुपए का, आपने ये सोचा, छोड़ो यार ये शॉर्ट टर्म में तो आएगा ही नहीं, इतनी बड़ी अमाउंट है। लेट्स सपोज आपने सोचा, हाँ ठीक है 30 मिलियन का आपने एक एसेट खरीद लिया, ठीक है। आपने कहा जी कि मैं इस तरह करता हूँ, अभी मैं जो है ना वो बैंक से लेट्स सपोज 20 लाख निकलवा के ना जमा करा देता हूँ, फिर मैं क्या करूंगा थोड़े टाइम पीरियड के बाद मैं और एक और बैंक से शॉर्ट टर्म जो है ना वो लोन, या उसी बैंक से ही शॉर्ट टर्म एक और शॉर्ट टर्म लोन अप्रूव करवा के फिर पेमेंट कर दूंगा। लेकिन हुआ ये कि जब आपने एक दो बार बैंक से पैसे ले लिए, ठीक है, तो तीसरी बार आपको बैंक ने इजाजत नहीं दी, बैंक ने आपको लोन नहीं दिया, तो भाई आप गए फंस। किस तरह फंस गए? आपने उधर सौदा कर लिया किस चीज का, 30 मिलियन रुपए के एसेट का, इधर से आपका लोन नहीं अप्रूव हो रहा, तो जाहिर सी बात है, या इसकी एक मैं एग्जांपल अगर रिलेट करूं, आपने कर लिया भाई एमबीबीएस में सेल्फ पे एडमिशन ले लिया मेडिकल कॉलेज में, आपकी सालाना फीस है 15 लाख रुपए, पहले साल तो आपके पास पैसे थे आपने दे दिए, दूसरे साल भी आपने औखे सौखे करके दे दिते जी, ते तीसरे साल फिर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पैसे नहीं हुए पूरे, तो फिर जाहिर सी बात है भाईजान आप की स्टडी गई रुक, तो ये हो गया आपको एक लॉस। जाहिर सी बात है जब तक आप उनकी फीस नहीं अदा करेंगे तो वो आपके एडमिशन में या जो भी उनके बस में होगा वो फिर आपको जलील करेंगे। तो यही एग्जांपल यहाँ पे बनती है कि जब आप एसेट उसके पैसे नहीं देंगे, इंस्टॉलमेंट्स आपकी रुक जाएंगी, तो अगर उन्होंने आपको गाड़ी दे भी दी होगी तो वो गाड़ी पकड़ लेंगे, या फिर आपके अगर लेट्स सपोज गाड़ी अभी उन्होंने नहीं दी तो जो आपने पैसा दिया वो सम टाइम एग्रीमेंट होता है कि जो दिया लिया दिया वो खत्म हो जाएगा फिर, यानी कि पैसों की बात कर रहा हूँ, गाड़ी अगर उन्होंने दी हुई तो वो फिर वो पकड़ लेंगे आपसे। इसके बाद जो है वो जनाब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की हम पहले भी बात कर चुके हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग भाईजान होगा 12 माह से ज्यादा के टाइम पीरियड के लिए। The funds which are paid back after a period of 1 year are referred to as long-term finance। इसको अंडरलाइन कीजिए, आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 year, एक साल से ज्यादा, 12 माह से ज्यादा, लेट्स सपोज वो पेपर में दे दे 12 माह 2 दिन, कौन सा फाइनेंसिंग होगी ये जी, कौन सी फाइनेंसिंग टर्म है, तो आप भाईजान फिर भी आपने जो है वो लॉन्ग टर्म लिखेंगे। जो शॉर्ट टर्म है वो 12 माह से कम, जो लॉन्ग टर्म है वो आफ्टर 1 year, 12 माह से ज्यादा, चाहे वो एक दिन ही क्यों ना हो गया हो। Certain long-term finance options directly form a part of permanent capital of the organization, where an obligation does not even arise। वही है जी कि आपने 5 साल के टाइम पीरियड के लिए जो है ना वो पैसा पकड़ के अपना बिजनेस चलाया, या शेयर होल्डर जो है वो कंपनी में पैसा ले आया, तो अल्टीमेटली वो कंपनी का सरदर्द तो नहीं है कि वो आपने उधार पे पैसे पकड़ के कैपिटल लेके इन्वेस्ट किया है या जिस भी तरीके से किया है। उसके बाद है जी कि प्राइमरी पर्पस क्या होता है। The primary purpose of obtaining long-term funds is to finance capital projects and carry out operations as on an expansionary scale, modernization, expansion, diversification and development of business। Let's suppose आपने 50 लाख रुपए बैंक से लिया, तो आप वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे होंगे, तो आपने कोई प्रोजेक्ट पकड़ा कि हाँ जी ये हमने लाहौर गार्डन टाउन का रोड बनाना है, ठीक है जी, हमने बरकत मार्केट के अंदर एक प्लाजा तामीर करके देना है, आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, आपने कहा हमारा एक कॉलेज है, हमने 2 कॉलेज और बनाने हैं, ठीक है जी, आपने कहा हम सिर्फ पहले सीए करवा रहे हैं, अब हमने एसीसीए भी करवाना है, तो आपकी मर्जी, अब जहां मर्जी पैसा लगाएं। वो लॉन्ग टर्म लोन का वो कहता है कि इन मकासद के लिए लॉन्ग टर्म लोन अक्सर लोग लेते हैं।
मॉडर्नाइजेशन एक्सपेंशन बढ़ाने के लिए डाइवर्सिटी मुख्तलिफ अकसाम इनके CA के साथ ACCA LLB फलां फलां भी कराना है डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस की तरक्की के लिए। सच फंड्स आर नॉर्मली इन्वेस्टेड इनटू एवेन्यूज फ्रॉम विच ग्रेटर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू अराइज इन फ्यूचर। जाहिर सी बात है कोई भी अन्ना नहीं होगा जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा होगा कि उससे अगर फायदा ना आए और वो पैसा इन्वेस्ट किए जाए। हर कोई इसलिए अपने कारोबार को बढ़ाता है कि उससे मजीद ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आ रहा हो। Generally, the companies resort to the sources of long-term finance where they have an inadequate cash balance and need funds to carry out its operations for a longer period of time. Some objectives of long-term finance may be कि किस लिए आप long-term loan जो है वो लेते हैं ज्यादा मुद्दत के लिए भाई। वो चंद एक वो कहता है एग्जाम्पल, परचेज न्यू एसेट इक्विपमेंट, भाई गाड़ी लेनी है, ठीक है जी, या आपने अपने कॉलेज में AC लगवाने हैं। फाइनेंस द परमानेंट पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है जी, कोई आपने जो है ना वो लेट्स सपोज जिसे कह लें कि कोई एक सॉफ्टवेयर जो है ना वो आप अपनी कंपनी में लेके आए हैं, ठीक है जी, जिस तरह ऑडिट फर्म्स के अंदर एक नया सॉफ्टवेयर आ गया जी कि जो खुद ब खुद ऑडिट करता है, वो आप लेके आ गए, ठीक है, आपने वो पैसा उस पर लगाना है। जिस तरीके से जो है ना वो कह लें कि आप ERP एक सॉफ्टवेयर है, वो ऑडिट फर्म्स जो है उनके अंदर ऑडिट टैक्स और उनके अलावा ERP भी होता है जिसे SAP और ERP वगैरह वगैरह। एनहेंस द कैश फ्लो इन द कंपनी, आपने कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करंट एसेट्स के अंदर जाके कैश ज्यादा दिखाना था, तो आपने चालाकी क्या की कि ऑडिट होने से पहले पहले आपने कैश उधार पे पकड़ लिया, ठीक है। नो डाउट कि फिर बेटा जो है वो क्रेडिटर्स भी शो हो रहे होंगे, तो वो अगर तो आपकी कंपनी का अकाउंटेंट ज्यादा चालाक हुआ तो वो शेयर होल्डर्स को दिखाने के लिए भी ये चालाकी खेल सकता है, ठीक है जी, कि वो क्रेडिटर्स में रिबन मार दे, क्रेडिटर्स में शो ना करे इस चीज को और कैश को ऊपर बढ़ा दे कि हमारे पास करंट बैलेंस में इतना कैश मौजूद है। उसके बाद है जी इन्वेस्ट इन R&D ऑपरेशंस। R&D क्या होता है भाई? रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑपरेशंस। लेट्स सपोज आपने ये जो ERP का सॉफ्टवेयर की मैंने बात की, या आपने कहा भाई कि ये हम खुद ही तैयार करते हैं, हम बाहर से क्यों लें, ठीक है, तो इस पे पहले आप रिसर्च करते होते हैं, रिसर्च पे जितना पैसा लगता है उसको एक्सपेंस आउट करते होते हैं। आप ये FAR 2 IAS 38 में जाके पढ़ेंगे, और फिर जो उसकी डेवलपमेंट पे जब उसका क्राइटेरियाज होते हैं कुछ वो पूरे होते हैं तो फिर आप उसको कैपिटलाइज करते होते हैं। तो वो कहता है कि जी आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑपरेशंस पे वो पैसा लगा सकते हैं। कंस्ट्रक्टर बिल्ड न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, आपने बरकत मार्केट में नया प्लाजा तामीर करना है। डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट, आपने जो है ना वो तोशिबा कंपनी के लैपटॉप्स बनाने तैयार कर दिए, मिसाल के तौर पे पहले कंपनी में डेल और HP के लैपटॉप थे, आपने कहा जी मैं तोशिबा का लैपटॉप भी बनाऊंगा। डिजाइन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और इंक्रीज फैसिलिटीज, एक्सपैंड बिजनेस ऑपरेशन। आपने कहा जी कि पहले जो है ना वो केक्स एंड बेक्स जो है वो जस्ट मिठाई बनाती है, अब हम साथ पिज्जे भी बनाएंगे, अब हम साथ पतीसे भी बनाएंगे, अब हम साथ जो है ना वो बिरयानी भी बेचेंगे, ठीक है जी। एक्सपैंड बिजनेस ऑपरेशंस, यानी कि वो दोनों एक ही बात है कि जी आपने नए नए चीजें मुतारिफ करा दी। द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग कुड बी डन इंटरनली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, फ्रॉम और एक्सटर्नली, ठीक है जी। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग जो है ना वो ऑर्गेनाइज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कि आप समझ लें कि आप कंपनी के अंदर से भी कुछ लोगों से पकड़ सकते हैं। लेट्स सपोज जो है ना वो डायरेक्टर से लोन ले लिया, किसी से, किसी शेयर होल्डर से दूसरे से लोन ले लिया, या फिर आपने बैंक वगैरह से उधार पकड़ लिया, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसके बाद वो कहता है जी कि टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ऑप्शंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग सोर्सेज इंक्लूड बोथ डेट उधार एंड इक्विटी, वो शेयर कैपिटल होता है भाई। शेयर कैपिटल क्या होता है? वो आपको याद होगा कि वो शेयर खरीदने के लिए पैसा कुछ कुछ इस तरह का ऊपर, अगर वो पहले लेक्चर्स को आपने सुना हुआ है तो ये वही इक्विटी की बात कर रहा है, जो मालिक लेके आते हैं बिजनेस में आते हुए, जिसे कैपिटल कहते हैं, ये वही इक्विटी होती है। इक्विटी फाइनेंसिंग कम्स आइदर फ्रॉम सेलिंग न्यू ओनरशिप, वो शेयर्स बेचे थे, ओनरशिप इंटरेस्ट, अब यहाँ इंटरेस्ट का मतलब सूद नहीं है भाई, ओनरशिप इंटरेस्ट का मतलब है वही शेयर्स। आर फ्रॉम रिटेनिंग अर्निंग्स, मिसाल के तौर पे 2019 में आपको आपकी कंपनी को
2 करोड़ रुपए प्रॉफिट हुआ तो आपने डिविडेंड सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए बांटे, बाकी 50 लाख रुपए आपने कंपनी के प्रॉफिट्स के तौर पे सेव कर दिए। ठीक है जी। तो 2020 में फिर प्रॉफिट है, तो इस तरीके से उसको फिर कम्युलेटिव प्रॉफिट्स को क्या कहते होते हैं, रिटेन्ड अर्निंग कहते होते हैं। फाइनेंशियल मैनेजर्स ट्राई टू सिलेक्ट द मिक्स ऑफ लॉन्ग टर्म डेट एंड इक्विटी दैट रिजल्ट्स इन बेस्ट बैलेंस बिटवीन कॉस्ट एंड रिस्क। वो कहता है जी कि वो दोनों जगह से यानी कि पैसा पकड़ रहे होते हैं, यानी कि इक्विटी से भी और डेट से भी, ताकि बैलेंस काम चलता रहे 50-50। ये सिर्फ किसी एक तरफ पे ना हो जाए कि सारे शेयर्स की तरफ ना जाएं और सारा भी हम कहीं से उधार ना पकड़ें, तो ये यानी कि विन विन सिचुएशन रहे। अब डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग, इसको अंडरलाइन करने वो पूछ सकता है कि लॉन्ग टर्म लोन की कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स। अब पढ़ते हैं जी डेट फाइनेंसिंग। The term debt financing is used to describe a type of finance where the borrower, जहां borrower लेने वाला, receives funds, पैसे वसूल कर लेता है, either for a specific period of time or possibly in perpetuity। ठीक है जी, कि आप अपने समझने के लिए कर लें कि either for a specific period of time, खास वक्त के लिए सिर्फ, or possibly in perpetuity। क्या मतलब जनाब परपेचुइटी, इसकी डिटेल तो आप क्यूएम में पढ़ेंगे टीचर्स आपको, फार्मूलाज और वगैरह वगैरह। यानी कि इसकी ना कोई दायमी यानी कि वो कोई फिक्स डेट नहीं होती, यानी कि 31 दिसंबर 2022 को पैसे वापस करने की कोई ऐसी तारीख नहीं होती। स्पेसिफिक डेट होगी तो 31 दिसंबर 2022 को आपने हर सूरत पैसे देने होंगे। तो इसके अंदर फिर अगर डिटेल में जाएं तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस तय होती होंगी कि हो सकता है वो किसी भी टाइम जो है वो अपना लोन वापस लेने के लिए टाइम पीरियड देते हुए डिमांड कर सकते हो कि 2 माह बाद आप पैसे वापस करें। ठीक है जी। वेयर द बोरोवर एक्नॉलेजेस एन obligation to pay interest on the debt for as long as the debt remains outstanding। ठीक है जी, आपने उधार लिया। अब बैंक के अंदर होता क्या भाई, बैंक के अंदर अगर आपने 1 साल के लिए उधार लिया था 5 लाख रुपए, ठीक है जी माजरत, आपने 1 साल के लिए उधार लिया था, ठीक है, और ईयर एंड पे आपने पैसे वापस करने थे। ईयर एंड पे आपने 5 लाख की बजाय 4 लाख रुपए वापस कर सके, तो जब तक आप बाकी 1 लाख नहीं देंगे, लेट्स सपोज 6 महीने आप अगले नहीं दे पाते, तो 6 महीने का सूद आपको देना पड़ेगा। ठीक है। बैंक्स के अंदर तो ये निजाम है कि भाई अगर आपने 5 लाख लोन लिया था, उसके ऊपर लाख रुपए सूद बन गया था, वो सूद भी ऐड हो जाता है, लाख प्रिंसिपल अमाउंट में से बाकी रह गया, लाख सूद वाला हो गया, फिर सारी अमाउंट को इकट्ठा करके उसके ऊपर फिर सूद का रेट लग रहा होता है। तो वो फिर अपनी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी। यानी कि यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जब तक आपकी कुछ अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, बाकी रहेगी, तो उस पर फिर वो आपको सूद देना पड़ेगा, चाहे वो आपकी मुद्दत पूरी हो गई, फिर जितने टाइम तक आप वो नहीं देते 1 लाख जो आपका बाकी रह गया, तो फिर आपको 2 महीने 4 महीने जब तक के लिए भी है भाई, आपको सूद उस पर देना पड़ेगा। एंड अग्रीज टू रीपे द अमाउंट बोरोड व्हेन द डेट मैच्योर्स। डेट मैच्योर्स का क्या मतलब होता है, रीच द एंड ऑफ बोरोइंग पीरियड। मैच्योरिटी का मतलब है कि आपने जो है ना वो 31 जनवरी 23 को लोन लिया, आपने कहा जी कि मैं ये वापस करूंगा 30 मई 2023 को, तो ये डेट मैच्योरिटी डेट हो गई। ठीक है जी। वो कहता है जी कि इसमें फिर आपने ये होता है कि हाँ यार मुझे 4 महीने के लिए दे दो, तो जो आपकी 4 महीने को तारीख पूरी होगी उस पर फिर उसने पैसे वापस करने होते हैं। डेट फाइनेंस क्या होता है, पैसे लेता है स्पेसिफिक पीरियड के लिए या परपेचुइटी के लिए। ठीक है, या आप अपने क्यूमुलेटिव टीचर से अगर ज्यादा डिटेल में पूछना तो उनसे कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज, इसमें आपने जो है ना वो अगर आपकी कुछ अमाउंट देने वाली मेच्योरिटी डेट पे देने वाली रह गई, तो फिर उस पर भी आप सूद देंगे बाद में भी, और उसके बाद जो आपकी मेच्योरिटी डेट है उस पे आपने पैसे वापस करने हैं। फ्यू एग्जांपल्स ऑफ डेट फाइनेंस, टर्म लोन्स, बॉन्ड्स, ये आपने वो अक्सर सुना होगा कि फलां के पास बॉन्ड रखे हुए हैं जी। फाइनेंस लीज, ठीक है जी। तो फाइनेंस लीज की डिटेल, मेन डिटेल और इन बॉन्ड्स की डिटेल जो है ये असल में तो आप FAR 2 में जाके पढ़ रहे होंगे। और फाइनेंस लीज में अभी आप बस यही समझ लें कि आप अपनी गाड़ी जो है वो किसी दूसरे बंदे को देते हो, ठीक है जी, 1 साल के लिए, ठीक है, 2 साल के लिए, जो भी हिसाब किताब है, ठीक है, तो उसमें फिर सारे रिस्क और रिवार्ड यानी कि टोटल दूसरे बंदे को मलकियत दे देते हैं कि भाई जो फायदा नुकसान है इस गाड़ी का वो 2 साल के लिए आपके हवाले है।
उसके बाद है जनाब टर्म लोन्स। तो ये इंशाल्लाह जो है ना इसको कल हम कंप्लीट करते हैं। तो बाकी अल्लाह ताला खैर करे, इंशाल्लाह हो जाएगा कंप्लीट इंशाल्लाह सिलेबस। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, सलाम।